हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा वो मोमेंट्स जहां पर एमसीयू ने अपने खुद के बनाए हुए रूल्स ही ब्रेक किए। पिछले 14 सालों में इतना ज्यादा वास्ट हो चुका है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की इसे शायद ही कोई और सुपर हीरो फ्रेंचाइजी टक्कर भी दे सके। लेकिन इन्हीं लंबी चौड़ी मूवीज और अब डिज्नी प्लस शोज की लिस्ट में एमसीयू से भी बहुत सारी मिस्टेक्स हुई है जहां उन्होंने खुद के बनाए हुए अपने रूल्स ही ब्रेक किए, जिन्हें ना ही करेक्ट किया गया और ना ही क्लैरिफाइड। अब ये लिस्ट काफी लंबी चौड़ी हो सकती थी, पर मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किए है सिर्फ टॉप 7 पॉइंट्स जो मुझे खुद इंटरेस्टिंग लगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। नंबर 7, अल्ट्रॉन और इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज। लास्ट ईयर डिज्नी प्लस के शो व्हाट इफ के लास्ट एपिसोड में हमें एक ऐसी ऑल्टरनेट टाइमलाइन दिखाई गई जहां पर अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन की फाइनल बैटल में अल्ट्रॉन जीत गया था और उसने उस रियलिटी की अर्थ का नक्शा ही बदल दिया था। इनफैक्ट जब थैनोस वहां पर सभी इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ पहुंचा तो अल्ट्रॉन ने उसे इंस्टेंटली मार के सभी इन्फिनिटी स्टोन्स भी ले लिए और फिर इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स की वजह से वो इतना पावरफुल हो गया था कि उसने वॉचर को भी भांप लिया और उस पर अटैक किया, जहां पर हमें अल्ट्रॉन और वॉचर की बैटल देखने मिली कई मल्टीपल रियलिटीज के थ्रू, जहां अल्ट्रॉन कंटिन्यूअसली इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स यूज करता दिखा। अब लास्ट ईयर की डिज्नी प्लस शो लोकी के थ्रू ही ये एस्टेब्लिश किया गया था कि इन्फिनिटी स्टोन्स अपनी रियलिटी के बाहर पावरलेस है, यानी कि एक यूनिवर्स के इन्फिनिटी स्टोन्स दूसरे यूनिवर्स में वर्क नहीं करेंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि एमसीयू के एनिमेटेड वर्ल्ड और लाइव एक्शन के रूल्स अलग अलग हैं। इनफैक्ट व्हाट इफ के इसी एपिसोड में आगे चल के जब गमोरा ने अपने यूनिवर्स के एक डिवाइस को यूज करके इन्फिनिटी स्टोन्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की तो वो ऐसा नहीं कर पाई, क्योंकि उसके यूनिवर्स में बना हुआ डिवाइस सिर्फ उसके यूनिवर्स के इन्फिनिटी स्टोन्स को डिस्ट्रॉय कर सकता था, जो चीज एमसीयू में दिखाए गए रूल से मैच होती है। तो ये रूल इन्फिनिटी अल्ट्रॉन पे लागू ना करके एमसीयू ने खुद का ही एक और रूल ब्रेक किया। नंबर 6, हाइमडाल की पावर्स को क्या हुआ। थॉर के फर्स्ट पार्ट में जब असगार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया तभी हमें दिखाया गया था इन 9 रेल्म्स का गेट कीपर जिसे ओडिन ने खुद अपॉइंट किया है, हाइमडाल। हाइमडाल को इस पोजीशन पे रखने का रीजन है उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंसेस। उसकी हेयरिंग एबिलिटी इतनी ज्यादा है कि वो ग्रास के ग्रो होने से लेकर एक पत्ते के गिरने का साउंड भी सेंस कर सकता है 9 रेल्म्स में किसी भी वर्ल्ड में। ऐसे में जब थॉर रैग्नारोक के क्लाइमैक्स में थैनोस की शिप ने अर्थ पे जा रहे असगार्डियंस की शिप पे अटैक किया तो हाइमडाल ने थॉर को उसके लिए पहले ही वॉर्न क्यों नहीं किया। अगर वो पहले से ही वॉर्न्ड होते तो शायद वो बैटल के लिए प्रिपेयर्ड भी होते, या फिर हो सकता है कि वो अपनी शिप का पाथ चेंज कर सकते थे। लेकिन ऐसा ना दिखाकर एमसीयू ने हेमडाल की एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंसेस वाली पावर्स ही गायब कर दी। खैर अब तो वैसे भी हेमडाल वलहला में है। तो नंबर 5, टेसरेक्ट और टाइम ट्रैवल। व्हाट इफ के फर्स्ट एपिसोड में हमें एक ऐसा यूनिवर्स दिखाया गया जहां पैगी कार्टर बनी कैप्टन कार्टर, लेकिन इसी एपिसोड के एंड में टेसरेक्ट से एक पोर्टल ओपन करके कैप्टन कार्टर ट्रांसपोर्ट हो गई 70 साल फ्यूचर में, जहां वो मिली निक फ्यूरी और क्लिंट बार्टन से। ये आखिर कैसे पॉसिबल हुआ। अब हम ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि एमसीयू के रूल्स एनिमेटेड वर्ल्ड और लाइव एक्शन में सिमिलरली वर्क करते हैं, और वैसे भी ये क्लियर है कि टेसरेक्ट एक्चुअल में है स्पेस स्टोन, और स्पेस स्टोन की पावर से यूनिवर्स में कहीं भी पोर्टल ओपन करके फिजिकली टेलीपोर्ट किया जा सकता है। तो फिर यहाँ पर कैप्टन कार्टर टेसरेक्ट के थ्रू टाइम ट्रैवल कैसे कर पाई। कैप्टन अमेरिका की तरह उसे फ्यूचर में पहुंचाने के और भी कई तरीके थे, पर एमसीयू ने यहाँ पर टाइम ट्रैवलिंग दिखाकर खुद का ही एक और रूल ब्रेक किया है। नंबर 4, थॉर और उसका बाइफ्रॉस्ट ट्रैवल। थॉर के फर्स्ट पार्ट में ये बताया गया था कि असगार्ड को बाकी 9 रेल्म से जोड़ने वाला इकलौती चीज है बाइफ्रॉस्ट ब्रिज। इसी मूवी के क्लाइमैक्स में लोकी को योतनहाइम को डिस्ट्रॉय करने से बचाने के लिए थॉर ने अपनी पावर्स यूज करके बाइफ्रॉस्ट ब्रिज को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, जो रीजन था कि वो इस मूवी के क्लाइमैक्स में वापस अर्थ पे नहीं आ पाया जेन फॉस्टर से मिलने। तो फिर फर्स्ट एवेंजर्स की इवेंट्स के दौरान वो कैसे अर्थ पे आ पाया। ऑल्दो हिंट इसी तरफ दी गई है कि लोकी को पकड़ने के लिए ओडिन ने डार्क मैजिक यूज करके थॉर को अर्थ पे भेजा, और फिर यही सेम चीज हमने इन्फिनिटी वॉर्स में हेमडाल को करते हुए भी देखा जब उसने डार्क मैजिक यूज करके हल्क को अर्थ पे भेजा। लेकिन ये चीज एमसीयू में कभी क्लियर नहीं की गई कि थॉर को अवेंजर्स की इवेंट्स के दौरान अर्थ पे कैसे भेजा गया था। बट अब बाइफ्रॉस्ट ब्रिज के बारे में शायद ही कोई पूछेगा, क्योंकि थॉर के पास अब ऐसे वेपन्स है जो बाइफ्रॉस्ट समन कर सकते हैं, यानी कि उसका खुद का वेपन स्टॉर्म ब्रेकर और जूस से लिया हुआ लाइटनिंग बोल्ट। नंबर 3, ब्रूस बैनर और हल्क की शेयर्ड मेमोरीज।
एमसीयू के स्टार्टिंग के सभी फेजेस में कंटिन्यूसली हमें यही दिखाया गया है कि ब्रूस बैनर और हल्क सिर्फ एक बॉडी शेयर करते हैं, लेकिन उन दोनों के माइंड्स टोटली अलग हैं। यानी कि जो चीजें हल्क के साथ होती है वो ब्रूस बैनर को बिल्कुल याद नहीं रहती। यही चीजें हमें कंटिन्यूसली द इनक्रेडिबल हल्क, अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन और थॉर रैग्नारॉक में दिखाया गया है। तो फिर अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में ब्रूस बैनर को थैनोस के बारे में कैसे याद रहा? मतलब कि जैसे जेनिफर वॉल्टर्स जब शी हल्क में ट्रांसफॉर्म होती है तो वो एक्चुअल में वही ह्यूमन है, सिर्फ हल्क की बॉडी के साथ। लेकिन ये रूल ब्रूस बैनर के हल्क पे लागू नहीं होता था। ऑल्दो अवेंजर्स एंड गेम की इवेंट्स के दौरान उसने खुद को और हल्क को कंबाइन करके क्रिएट किया एक स्मार्ट हल्क, यानी कि अब दोनों ही एक पर्सनैलिटी बन चुके हैं। तो यहाँ से आगे हमें ये इशू नहीं देखने मिलेगा। लेकिन इन्फिनिटी वॉर में ब्रूस को थैनोस कैसे याद रहा, ये एमसीयू ने कभी क्लियर ही नहीं किया। नंबर 2, अवेंजर्स और टाइम हाइस्ट। अवेंजर्स एंड गेम की टाइम हाइस्ट के दौरान अवेंजर्स की गलती से जब लोकी टेसरेक्ट के साथ भाग निकला तो TVA ने उसे कैप्चर किया और हमें बताया गया कि लोकी ने रूल तोड़ा है द सेक्रेट टाइमलाइन का। और जब लोकी ने अवेंजर्स के टाइम ट्रेवल की बात उठाई तो TVA ने उनकी जर्नी को सेक्रेट टाइमलाइन का पार्ट बताया, यानी कि उनके हिसाब से जो होना चाहिए था वही हुआ। बट TVA ने यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल ब्रेक कर दिया सेक्रेट टाइमलाइन का, क्योंकि अवेंजर्स की टाइम ट्रेवल में लास्ट वाला पार्ट जहाँ पर लोकी के टेसरेक्ट लेके भागने की वजह से स्टीव रॉजर्स और टोनी स्टार्क को टाइम ट्रेवल करके जाना पड़ा 1970 के न्यू जर्सी में, जहां पर वो टेसरेक्ट और पिम पार्टिकल्स चुरा पाए। अब अगर लोकी के टेसरेक्ट लेके भागने वाले पार्ट को TVA ने टोटली इरेज कर दिया तो इसका मतलब है कि टेसरेक्ट अभी भी उसी टाइमलाइन में उसी जगह एग्जिस्ट कर रहा था, जिसका मतलब है कि स्टीव रॉजर्स और टोनी स्टार्क को कभी टाइम ट्रेवल करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। ऑफ कोर्स मैं समझता हूँ कि ये सब कुछ काफी कंफ्यूजिंग है, लेकिन यही चीज एमसीयू में दिखाई गई थी अवेंजर्स एंड गेम की इवेंट्स के दौरान। लेकिन फिर लोकी की सेक्रेट टाइमलाइन में इस चीज को ट्विस्ट कर दिया गया और सिर्फ लोकी को रिस्पॉन्सिबल माना गया टाइम हाइस्ट में हुई गलती का, जबकि एक्चुअल रिस्पॉन्सिबल थे अवेंजर्स। ऑल्दो अभी लोकी का सीजन 2 आना बाकी है, तो लेट्स सी कि क्या इस बात को फ्यूचर में क्लैरिफाई किया जाता है। नंबर 1, म्योनीर और उसकी एन्चेंटमेंट्स। व्हाट इफ के 7th एपिसोड में हमें एक ऐसी ऑल्टरनेट टाइमलाइन दिखाई गई जहां पर थॉर ओडिन का इकलौता बेटा था जिसे उसने कभी भी बैनिश करके अर्थ पे भेजा ही नहीं, लेकिन फिर भी वो अर्थ पे जरूर जाता था पार्टी करने। और जब ऐसे ही एक इवेंट में थिंग्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो कैप्टन मार्वल आई थॉर को रोकने के लिए, लेकिन थॉर ने अपना हैमर म्योनीर यूज करके कैप्टन मार्वल को पिन डाउन कर दिया, यानी कि कैप्टन मार्वल थॉर के म्योनीर को हिला नहीं पाई। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? एमसीयू में ये क्लियरली बताया गया है कि थॉर के बैनिश होने की वजह से ही म्योनीर पे एन्चेंटमेंट लगाया गया था, ताकि जो वर्दी है वही म्योनीर को यूज करके थॉर की पावर्स पा सके। और इस ऑल्टरनेट टाइमलाइन में थॉर कभी अर्थ पे बैनिश होके आया ही नहीं, जिसका मतलब है कि कैप्टन मार्वल म्योनीर को इजीली उठा सकती है। बट अगर हम यहाँ पर मान भी ले कि ओडिन ने इस म्योनीर पे भी ऐसा ही कोई एन्चेंटमेंट लगाया हुआ है, तो ये पॉसिबल ही कैसे हुआ कि थॉर इस म्योनीर को उठा पा रहा है? क्योंकि जिस तरह का इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड थॉर का यहाँ पर दिखाया गया है कि उसका नाम ही पार्टी थॉर है, ऑब्वियसली वो ऐसे एन्चेंटेड म्योनीर के लिए वर्दी बिल्कुल नहीं हो सकता। तो अगेन ये एक ऐसी मिस्टेक है जहां पर एमसीयू ने खुद ही अपना बनाया हुआ एक और रूल ब्रेक किया। मे बी इस चीज को फ्यूचर में व्हाट इफ के सीजन 2 में और क्लैरिफाई किया जाए। अगर आपने भी ऐसा कोई मोमेंट नोटिस किया है जहां एमसीयू ने अपना ही बनाया हुआ रूल ब्रेक किया है तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। शी हल्क के लास्ट एपिसोड के ब्रेकडाउन के लिए इस वीडियो को चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।